हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एम्बिशन स्टडी सेंटर। तो हम लोग ने अपना टॉपिक चालू किया था और टॉपिक वाज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपका 7th चैप्टर है बायोलॉजी का। इसमें हमने कंट्रोल होता क्या है, एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कौन से अलग अलग सिस्टम्स उसमें इन्वॉल्व है, कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में अलग तरीके से होता है और एनिमल्स में अलग तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें हमने कल के वाले क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि हम बेसिकली पढ़ रहे थे ह्यूमन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, उसके बाद में हमको प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है वो देखना था। तो हम थोड़ा सा पहले कल का रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हमने देखा था कि ह्यूमन बीइंग में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है दो सिस्टम्स के जरिए। एक है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारा हार्मोनल सिस्टम, जिसमें से हमने नर्वस सिस्टम चालू किया था। नर्वस सिस्टम होने के बाद हम हार्मोनल सिस्टम देखेंगे। नर्वस सिस्टम में हमने क्या क्या देखा कि नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ होता है, नर्व सेल से, न्यूरॉन से। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं। फिर हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने वर्किंग देखा, किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो कैरी होती है ना। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल जो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं स्टिमुलस को। स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में कोई भी चेंज हो गया, जैसे हमने गर्म पानी में हाथ डाल दिया तो वो चेंज इन एनवायरनमेंट हो गया, वो स्टिमुलस का काम करेगा। वो स्टिमुलस रिसेप्टर्स, कौन सा रिसेप्टर्स, हीट रिसेप्टर्स जो हमारे स्किन में प्रेजेंट है वो उसको पिक करेंगे। फिर हमारा जो स्किन है या हमारा हैंड है उसने सेंस किया ना, सेंस किया मतलब उसको पता चला ना कि पानी गर्म है, तो हमारा हैंड क्या हो गया, सेंसरी ऑर्गन हो गया या सेंस ऑर्गन हो गया। फिर सेंस ऑर्गन से मैसेज कहाँ तक जाएगा, ब्रेन तक जाएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। कौन लेके जाता है, सेंसरी न्यूरॉन लेके जाता है ब्रेन तक। फिर ब्रेन सिचुएशन को एनालाइज करेगा, कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट इन द सेंस कितनी सीवियर सिचुएशन है और क्या एक्शन लेना पड़ेगा। फिर ब्रेन ऑर्डर देगा, फिर वो ब्रेन से अगेन मैसेज, अभी हमारे सेंस ऑर्गन हैंड तक नहीं आना चाहिए, अभी मैसेज हमारे मसल तक आना चाहिए, क्योंकि इफेक्ट कौन शो करने वाला है, मसल शो करने वाली है इफेक्ट। तो कौन लेके आएगा ब्रेन से मसल तक, वो लेके आता है हमारा मोटर न्यूरॉन, और इन दोनों को जोड़ने वाला होता है कौन सा, हमारा रिले न्यूरॉन। ये सब हमने देखा था कि इम्पल्स ट्रैवल कैसे होती है, डेंड्राइट्स जो ऐसी ब्रांचिंग थी, ये जो डेंड्राइट्स है ये पिक कर रहे थे इम्पल्स को, स्टिमुलस को पिक कर रहे थे। फिर वो सेल बॉडी से एक्सॉन से नर्व एंडिंग। फिर यहाँ पे केमिकल रिलीज हो रहे थे न्यूरोट्रांसमीटर, और यहाँ पे जो दूसरा न्यूरॉन था उसमें ट्रैवल हो रहे थे फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स, और इस तरीके से ब्रेन तक मैसेज जा रहा था और ब्रेन से मैसेज इफेक्टर तक आ भी रहा था। ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा है। अब हमने देखा था हमारे इफेक्टर ऑर्गन कौन है, हमारी इफेक्टर ऑर्गन है मसल्स। हमारी इफेक्टर ऑर्गन है मसल्स। तो हमने देखा था कि जो मोटर न्यूरॉन है ये मसल तक आएगा, और मसल पे आने के बाद जो उसने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेके आया ना, इलेक्ट्रिकल करंट, मैसेज किस फॉर्म में ट्रैवल हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में या नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, यानी ही इम्पल्स मतलब ही करंट समझ लो आप, बहुत ही छोटा सा करंट होता है, बहुत कम अमाउंट का, बहुत कम क्वांटिटी का, मिली एम्पियर्स में वो करंट होता है, वो आता है मसल्स तक। और ये हो गया नर्व एंडिंग, न्यूरॉन और ये मसल, इसको हम कहते थे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आपके बुक में भी एक डायग्राम दिया हुआ है इसका, ओके, ये मैंने सिंपल फॉर्म में बनाया है। अब उसमें एक छोटा सा टॉपिक जो हम देखना हमारा रह गया था लास्ट क्लास में, वो है कि मसल एक्चुअली में एक्शन कैसे शो कर रहे हैं ना। मसल्स ही तो हमारा हाथ हटाएंगे गर्म पानी से, या मसल ही तो कोई भी एक्शन शो करेंगे, है ना। तो कैसे, मसल तो कुछ भी हो सकती है, कहीं की भी मसल्स हो सकती है। तो एक्चुअली में हमको देखना है कि मसल्स क्यों ये एक्शन शो करते हैं। तो थोड़ा सा 9th में जाके रिवाइज करो, जब हमने टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ देखे थे बेटा, तो उसमें हमने मसल टिश्यू को एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू कहा था। जैसे ही नर्वस टिश्यू एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट भी कर सकता है। उसको तो सिर्फ स्टिमुलस मिला, गर्म पानी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो उसने खुद ने जनरेट की, जनरेट करने के बाद वो कंडक्ट भी कर रहा है, यानी आगे बढ़ा भी रहा है उस इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, है ना। तो ये स्पेशल एबिलिटी हमारे नर्व सेल के पास है। वैसे ही मसल सेल के पास भी स्पेशल एबिलिटी होती है। उनके पास में एक स्पेशल एबिलिटी ऐसी होती है कि उनके अंदर में कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स, दे कंटेन स्पेशल प्रोटीन, उनमें स्पेशल तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। कौन से
कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ठीक है, सिर्फ मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और किसी में नहीं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, विद चेंज अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, मसल सेल्स का। अब अरेंजमेंट भूल जाओ, आप समझ लो, सिंपली आपको समझना है तो समझ लो बेटा कि वो करते हैं शेप को चेंज, ठीक है। मसल के ना ऐसे फाइबर्स होते हैं, मसल के ऐसे फाइबर्स होते हैं इस तरीके से लंबे लंबे, ठीक है, मसल के फाइबर्स होते हैं, रेशे जैसे फाइबर्स होते हैं मसल के, ओके। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स उनके पास में आया तो मसल सेल है ना, उसके पास ना एबिलिटी कौन सी होनी चाहिए, ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, नर्व इम्पल्स लेके आ रहा है उस पर रिएक्ट करने की एबिलिटी मसल सेल्स के पास होनी चाहिए, तो ही वो मूवमेंट शो कर पाएगा। तो जैसे ही इम्पल्स यहाँ तक आई, जैसे ही इम्पल्स यहाँ तक आई तो ये मसल सेल है ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिस्पॉन्स शो करते हैं। कैसे रिस्पॉन्स शो करते हैं, वो अपना शेप या आप कह सकते हैं एक तरीके से अरेंजमेंट, अपने सेल्स को आगे पीछे करके या शेप चेंज करके अपना अरेंजमेंट चेंज करते हैं। किस वजह से वो चेंज कर पा रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू कर पा रहा है क्या, नर्वस टिश्यू कर पा रहा है क्या, कनेक्टिव टिश्यू कर पा रहा है क्या, नो, ओनली मसल सेल्स। बाय, बिकॉज उनमें स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स है। कौन से प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स मसल तक पहुंचा, कौन लेके आया इलेक्ट्रिक इम्पल्स, न्यूरॉन लेके आया। क्यों लेके आया, क्योंकि ब्रेन ने इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में मैसेज भेजा हाथ तक कि हाथ हटाना है। तो मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिकुड़ना, साइज में वो मसल छोटा हो जाएगा, साइज में वो मसल छोटा हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मसल हवा में होते हैं क्या, हमारे बॉडी में हवा में लटके हुए होते हैं क्या, नो। एवरी मसल, नॉट एवरी मसल बट वो मसल जो हमारे कंट्रोल में, हमने वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल्स पढ़े थे ना 9th में, वॉलंटरी मसल्स, जो मसल्स हमारे हिसाब से काम करते हैं, हमारा ब्रेन जिनको कंट्रोल कर रहा है, वो मसल्स बोन से जुड़े हुए होते हैं, बोन से जुड़े हुए होते हैं। तो ये मसल बोन से जुड़ा हुआ है, समझ लो ये मसल आगे में एक बोन से जुड़ा हुआ है। अब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसलिए नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, क्योंकि वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी मसल सिकुड़ेगा। मसल जैसे ही सिकुड़ा, मसल का साइज छोटा से थोड़ा सा कम हुआ, उसकी अरेंजमेंट बदली, तो वो बोन से जुड़ा हुआ होता है डायरेक्ट। तो जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बोन को पुल करेगा। अब हमारी बोन पुल हुई, हमारी बोन पुल हुई किसकी वजह से, मसल की वजह से। तो बोन जैसे ही पुल हुई तो वहाँ पे मूवमेंट आया। मूवमेंट क्या आया, हमने हाथ गर्म पानी से निकाल लिया। तो इस तरीके से मसल्स एक्शन शो करती है। समझ में आया, मसल्स तक इम्पल्स आई, कैसे आई, ये सब हमने कल के क्लास में देख लिया था। मसल्स तक इम्पल्स आई, अभी हमको देखना था मसल कैसे मूवमेंट शो कर रही है, क्योंकि इफेक्टर तो हमारा मसल ही है। ब्रेन फिर से स्किन तक मैसेज भेजेगा तो कोई मतलब नहीं है, स्किन तो कोई एक्शन नहीं शो कर पाएगी, उसके वजह से हाथ पानी में ही रहेगा। हमको एक्शन मसल्स देंगे, तो हमको इफेक्टर यानी मसल्स तक इम्पल्स भेजनी है, जो ब्रेन ने भेजी। हमने देखा कि मसल्स एक्शन कैसे शो कर रही है। कैसे शो कर रही है मसल्स एक्शन, मसल के पास में स्पेशल प्रोटीन होता है जिसके वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, बोन से जुड़ी होने की वजह से उन्होंने बोन को पुल किया और वहाँ पे मूवमेंट आया। तो इस तरीके से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे अपना ये वाला पूरा टॉपिक हो गया है। पूरा टॉपिक मतलब नर्व सेल कैसे होते हैं, कैसे इम्पल्स वो तैयार होते हैं, कैसे मैसेज जाता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्स आर्क एंड ऑल, वो सब हमने देख लिया है, ठीक है। अभी इसके बाद हमको देखना है ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। और सब लोग अपना अटेंडेंस लगा दो कमेंट बॉक्स में जाके, अटेंडेंस पूरे नाम के साथ में। जो डाउट अगर किसी को है तो भी वहाँ पे लिख के भेज सकते हो आप अपने नाम के साथ में। और अच्छे से देख लेना है, पूरा लेक्चर समझ लेना है आप लोगों को, ठीक है। और नोट्स भी अपने तैयार करने हैं, नोट्स भी आपको अपने तैयार करने हैं। एस चांद की बुक का PDF डाउनलोड करो अगर आप लोगों के पास नहीं होगा तो, और पूरे टॉपिक वाइज आपको नोट्स तैयार करने हैं। बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मसल्स कैसे एक्शन शो कर रही है। और एक बात, मैं जिस तरीके से एरो देख के लिखती हूँ उस तरीके से आपको नोट्स में नहीं लिखना है। ये तो मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास पूरे सेंटेंसेस लिखने के लिए जगह नहीं है और उतना टाइम भी नहीं है। लेकिन आप जब नोट्स तैयार कर रहे हो, आप नोट्स इसलिए तैयार कर रहे हो क्योंकि
आपको बाद में वो नोट से पढ़ना है, उससे लर्न करना है और वैसा ही पेपर में लिखना है। तो ऐसा पेपर में लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको फुल सेंटेंसेस में पॉइंट वाइज पूरे टेक्स्ट बुक में से पॉइंट निकालने हैं। और एक बात, जब आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे, है ना, जैसे हमारा जो भी क्लास है, जो भी टॉपिक चल रहा है, वो होने के बाद आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी है। और जब नोट्स बनाओ तो वहाँ पे क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में होता है बेटा, ताकि आपका जो क्लास है वो थोड़ा सा इंटरैक्टिव बने और आप में क्यूरोसिटी आए, इसलिए वो क्वेश्चन डालते हैं। तो हमको नोट्स में वही क्वेश्चन उठा के नहीं डालने हैं, हमको पॉइंट्स बनाना है कि हम रिफ्लेक्स एक्शन लिख रहे हैं क्या। सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन, फिर रिफ्लेक्स आर्क, फिर उसमें कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, क्यों रिफ्लेक्स आर्क चाहिए, ऐसे पॉइंट्स हमको वहाँ से निकाल के पॉइंट वाइज नोट्स तैयार करने हैं। एंड आई थिंक दैट यू आर मैच्योर इनफ, अभी आप 10th में आ गए हो, आप पॉइंट वाइज नोट्स तो आराम से बना ही सकते हो। बस आपको वहाँ से वो क्वेश्चंस वगैरह हटाना है और जो एग्जाम्पल या एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया होता है वो भी नहीं डालना है, आपको पॉइंट वाइज प्रॉपरली नोट्स तैयार करने हैं। आई वुड से दैट रेफर एसचान। और उसमें ना बेटा कुछ ज़्यादा की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है। अभी हमको उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, हमारे टेक्स्ट बुक में जितना है और उससे भी थोड़ा आगे जो हमको ज़रूरत है वो मैं आपको सब बता दे रही हूँ। अब इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें डीप में आपको एसचान में दी हुई है जो आपके समझ के ही बाहर है। तो ना मैं वो समझा रही हूँ आपको क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा और आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जितने टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ उतने टॉपिक आपको कवर करने ही हैं, ठीक है। उसके अलावा जो और डीप में चीज़ें दी हुई है और उसके अंदर में जा जाके उसकी हमको ज़रूरत नहीं है एसचान की, लेकिन हाँ एनसीईआरटी पूरा। ओके, सो लेट्स मूव नाउ, वी हैव टू सी ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में नर्व सेल हमने देख लिया, अभी उसके ऑर्गन्स। अब ये भी हम थोड़ा बहुत देख चुके हैं, इसमें ब्रेन होता है और इसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है और नर्व्स होती है। नर्व्स मतलब क्या, कुछ नहीं, समझ लो बंच ऑफ न्यूरॉन्स, बंच ऑफ न्यूरॉन्स, बंच ऑफ न्यूरॉन्स को हम कहेंगे नर्व्स। ब्रेन होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, और हमको पता है नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी में फैला हुआ है क्योंकि हर जगह से वो इम्पल्स कलेक्ट कर रहा है। इम्पल्स कलेक्ट नहीं कर रहा है, स्टिमुलस पिक कर रहा है, चेंजेस को पिक कर रहा है, इंफॉर्मेशन को पिक कर रहा है ना। आई में रिसेप्टर्स है, नोज में है, स्किन में है, स्किन तो पूरे बॉडी में फैली हुई है। इंटरनल ऑर्गन में भी कुछ चेंजेस हुए तो भी हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। खाना फूड तक पहुंचा, खाना स्टमक तक पहुंचा तो स्टमक चर्निंग चालू कर देगा, है ना, स्टमक का मूवमेंट चालू हो जाता है, तो मूवमेंट हो रहा है ना मसल्स का, तो कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स आ गए वहाँ पे, मूवमेंट शो करना है तो न्यूरॉन ने ही मैसेज भेजा स्टमक के मसल को कि मूवमेंट शो करो बेटा, वहाँ पे फूड आ गया है। तो इसका मतलब है क्या, पूरे बॉडी में एक्सटर्नली इंटरनली न्यूरॉन्स हर जगह पे फैले हुए हैं। और न्यूरॉन्स किसको जोड़ रहे हैं, ऑल सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स मतलब हमारी स्किन हो गया, नोज हो गया, आई हो गया, सारी चीज़ें जो कोई भी स्टिमुलस को पिक कर रही है, सेंस कर रही है। गर्मी हो गई क्या, स्किन, हमको कैसा दिख रहा है, लाइट ज़्यादा आ रही है क्या, प्यूपिल कम करना है, आई, फोटो रिसेप्टर, सेंस ऑर्गन, नोज, स्मेल कुछ आ रही है क्या, नाक बंद करो, नोज क्या हो गया, सेंस ऑर्गन। समझ में आया, ये सारे मैसेज ब्रेन तक जा रहे हैं, ब्रेन बोल रहा है नाक बंद करो, समझ में आ गया। तो सारे सेंस ऑर्गन्स किससे कनेक्टेड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। और कनेक्ट कौन कर रहा है, कनेक्ट कर रही है हमारी नर्व्स, कनेक्ट कर रही है हमारी नर्व्स। देखो कुछ इस तरीके से होता है, मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, ये है हमारा ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के नीचे हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ओके, ब्रेन के नीचे हमारी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसके ऊपर में पूरी बोन्स रहेंगी, ठीक है, ब्रेन के ऊपर में भी हमारा स्कल होता है। तो इसमें से पूरे नर्व सेल या न्यूरॉन निकल रहे हैं, पूरे नर्व सेल्स निकल रहे हैं ब्रेन में से, स्पाइनल कॉर्ड में से। ये न्यूरॉन्स निकल के कहाँ जाएंगे, सारे सेंस ऑर्गन्स पे, कोई जाएगा नोज पे, कोई जाएगा स्किन पे, ठीक है, कोई जाएगा आई में। ऐसा हर बॉडी का 1 सेंटीमीटर भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पे कोई सेंस, जहाँ पे कोई न्यूरॉन नहीं हो या फिर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स नहीं हो। इसलिए तो डेंड्राइट्स में ब्रांचिंग होती है ना कि वो ज़्यादा एरिया कवर कर सके। समझ में आ रहा है। तो सारे सेंस ऑर्गन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से
कनेक्ट करने का काम हमारी ये नर्व्स करती है। ओके, सो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड ये हमारे आ जाते हैं किसमें, नर्वस सिस्टम में, क्योंकि ये किसके बने हुए हैं, ये न्यूरॉन्स के ही बने हुए हैं। इधर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स के ही बने हुए हैं, ये भी न्यूरॉन्स के, और न्यूरॉन खुद, ये तीनों चीज आ जाती है हमारे नर्वस सिस्टम में। सेंस ऑर्गन्स को हम नर्वस सिस्टम में एज सच नहीं गिन सकते क्योंकि सेंस ऑर्गन अलग है, बट इतना ध्यान में रखो कि ये तीनों चीजें किससे जुड़ी हुई है, सेंस ऑर्गन से जुड़ी हुई है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बेटा सेंस ऑर्गन से ही आएगी, यानी पिक होगी, ठीक है, लेकिन वो हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। नर्वस सिस्टम में तो सिर्फ न्यूरॉन्स आते हैं, तो न्यूरॉन्स और न्यूरॉन से बना हुआ ब्रेन और न्यूरॉन से बना हुआ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, इतना क्लियर हो गया सबको, ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इसमें से पूरे न्यूरॉन्स निकलते हैं, पूरे न्यूरॉन्स निकल के पूरे शरीर में फैलेंगे, अंदर के ऑर्गन्स, बाहर के ऑर्गन्स, और पूरे बॉडी में कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। पूरी बॉडी कनेक्ट होके ब्रेन में न्यूरॉन्स जा रहे हैं ना, हाथ का न्यूरॉन, पैर का न्यूरॉन, स्टमक का न्यूरॉन, हार्ट का न्यूरॉन, किडनी पे जो न्यूरॉन है, ऐसे पूरे न्यूरॉन्स कनेक्ट होकर स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में जा रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रेन को सबसे ऊपर रखा है, बॉडी में ऊपर का दर्जा दिया है। ब्रेन सारी एक्शंस को हमारे बॉडी के कंट्रोल करता है, क्यों, क्योंकि उसका न्यूरॉन्स का नेटवर्क उसने फैला के रखा है और हर जगह पे उसके न्यूरॉन्स हैं, तो कंट्रोल कर सकता है ना मूवमेंट, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही तो काम है इस नर्वस सिस्टम का। इसीलिए ब्रेन को सबसे ऊपर रखा है, उसका काम सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसलिए ब्रेन को हम मास्टरमाइंड भी कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अभी हमको देखना है नर्वस सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। वी हैव टू सी टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ओके, सो ये मिटा देती हूँ अभी का मैं। सब अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है बेटा, अभी के अभी, जैसे हमारे चैप्टर खत्म होता है आपका प्रिपेयर हो जाना चाहिए, मैथ्स वगैरह सब सब्जेक्ट प्रैक्टिस कर करके प्रिपेयर। ओके, सो नर्वस सिस्टम के टाइप्स, पार्ट्स देखने हैं, तो इसको हम बेसिकली दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। कौन से दो इसमें, एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS, PNS। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं हमारे दो चीजें, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंफॉर्मेशन देखो है ना, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम, किस तरीके से इम्पल्स जा रही है, सिग्नल जा रहा है सेंसरी ऑर्गन से, सेंसरी न्यूरॉन किधर लेके जा रहा है, ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। जिस एक्शन में सोचने की जरूरत है उसमें ब्रेन इन्वॉल्व होगा, जिसमें सोचने की जरूरत नहीं है, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, याद करो थिंकिंग किसमें इन्वॉल्व नहीं थी, कौन सा एक्शन ऑटोमेटिकली हो रहे थे, रिफ्लेक्स एक्शन, तो वहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, मतलब सेंसरी न्यूरॉन जाएंगे डायरेक्ट कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड ओनली। स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर देगा, मोटर न्यूरॉन ऑर्डर लेके आएगा इफेक्टर यानी मसल तक, और मसल इस तरीके से मूवमेंट शो करके वहाँ पे एक्शन रिस्पॉन्स आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। ब्रेन इसमें इन्वॉल्व है, थिंकिंग वाले इसमें, मतलब नॉर्मली थिंकिंग वगैरह इसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों मिलके काम करेंगे, लेकिन अकेला स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा है मतलब फटाक से क्लिक हो जाना चाहिए, सिर्फ अकेला स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा है कोई एक्शन में मतलब ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, मतलब थिंकिंग नहीं हो रही है, मतलब ऑटोमेटिक एक्शन है, मतलब ही रिफ्लेक्स एक्शन है। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड मतलब रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, क्योंकि देखो बॉडी के सेंटर में है ना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जो बॉडी में दूर दूर तक स्प्रेड होके है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है बेटा इस ब्रेन और इस स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली सारी की सारी नर्व्स। क्या आ जाती है इसमें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली सारी की सारी नर्व्स, है ना। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये ब्रेन के नीचे में स्पाइनल कॉर्ड ऐसे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बीच में है लेकिन उसका कनेक्शन ही नहीं है पूरे बॉडी से, तो पूरे बॉडी को कंट्रोल कर पाएगा क्या, नो। कनेक्शन कौन करेगा फिर, अभी बताया था नर्व्स, तो ब्रेन में से नर्व्स निकलती है, ब्रेन में से नर्व्स निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड में से नर्व्स निकल रही है और पूरे के पूरे बॉडी में फैल रही है,
टेक्स्ट बुक में वगैरह आपको अच्छे से कोई इंसान वगैरह बना के बताया होगा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ये नर्व्स। तो उसमें से हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड किसमें आ गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया, क्योंकि सेंटर में है। और पेरिफेरी में यानी साइड में कौन है? ये नर्व्स है हमारी, ये सारी की सारी नर्व्स है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाती है? नर्व्स। क्या आ जाती है? नर्व्स। कौन सी नर्व्स? जो नर्व्स ब्रेन से निकल रही है, दोनों साइड जाएगी, और जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है। तो नर्व्स की बात करोगे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करोगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर हो रहा है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सारी की सारी नर्व्स आ जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपका वेस्ट चांस से कवर कर रही हूँ, तो जितना बता रही हूँ उतना ही आप पढ़ोगे तो सफिशिएंट है। इसमें थोड़ा सा डिटेल्स वहाँ पे आपको डेफिनेशन वगैरह ऐड कर लेनी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डेफिनेशंस ऐड कर लेनी है। और इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा मैटर दिया है वहाँ पे और बहुत सारा दिया है पेरिफेरल नर्व्स के बारे में, वो सारी चीज़ों का आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेशन और जितना भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो सारे पॉइंट्स आपको एस चांस से उठा के अपने नोट्स में ऐड करने हैं बेटा। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राइट डाउन एवरीथिंग ओवर हियर सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, है ना। मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पैराग्राफ वाइज नोट्स आपको लिख के दूँ। इतना आप कर सकते हो, एस चांस से प्रॉपर नोट्स बनाओ, फोटोज लो उसकी और हमको सेंड करो, या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो, व्हाट्सएप पे जाकर डायरेक्ट स्टेटस रख दो। स्टेटस में आप प्राइवेसी बदल दोगे, प्राइवेसी में आप क्या करोगे? सिर्फ ट्यूशन का नंबर रखो, यानी आपका स्टेटस सिर्फ ट्यूशन को ही दिखेगा। तो आपको वहाँ पे स्टेटस में रख देने हैं होमवर्क के नोट्स बनाए हुए वाले पिक्स, ओके, या फिर आप सेंड कर दो हमको, ओके, या स्टेटस में ही रख दो तो बेटर है। ओके, सो आपको पूरे नोट्स वहाँ से तैयार करने हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ रही है नर्व्स, ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। जो नर्व्स ब्रेन से निकलती है ना, ब्रेन से, उनको कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स। किससे निकल रही है नर्व्स? ब्रेन से। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है उनको कहते हैं बेटा स्पाइनल नर्व्स, उनको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। जो ब्रेन से निकल रही है क्रेनियल, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है स्पाइनल नर्व्स। तो ऐसी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है, ठीक है। समझ में आ गया? उतना आपको, और इससे ज़्यादा और डीप में जो दिया वो आपको नहीं पढ़ना है, इतना बस याद रखो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, यानी पूरी की पूरी नर्व्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही है, न्यूरॉन्स निकल रहे हैं वो। ओके, अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब ऑटोनॉमिक, थोड़ा ऑटोमेटिक जैसे साउंड कर रहा है ना, ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिक जैसे साउंड कर रहा है, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, या जिसको ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा है किसी तरीके से, या ब्रेन को सोचना नहीं पड़ रहा है वो एक्शन लेने के लिए, ऑटोमेटिक वो एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम कहेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी बात तो नर्व्स की हो रही है, यहाँ पे न्यूरॉन्स की बात हो रही है। जो न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं वो न्यूरॉन्स, लेकिन वो न्यूरॉन्स जा कहाँ रहे हैं? वो न्यूरॉन्स बॉडी में फैल के किस पे जा रहे हैं? स्टमक, हार्ट, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर एटसेट्रा, यानी इनवॉलंटरी ऑर्गन हो गए। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी समझता है ना। वॉलंटरी मतलब हमारे मर्जी के हिसाब से, या जिसको ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ना, जिसको ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। और इनवॉलंटरी मतलब जिसको, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसको ब्रेन कंट्रोल, या जिसमें थिंकिंग नहीं करनी पड़ रही है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको कहते हैं इनवॉलंटरी। तो नर्व जो स्टमक पे जा रही है, क्या स्टमक का मूवमेंट आपके मर्जी के हिसाब से होता है? आपने खाना खा लिया और स्टमक को बोल रहे हो नहीं अभी डाइजेस्ट नहीं करना है, अभी डाइजेस्ट नहीं करना है, अभी डाइजेस्ट नहीं करना है, होगा क्या ऐसा? नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट, 1 सेकेंड रुका सकते हो क्या कोई अपने हार्ट को? नो, इट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स आ जाती है, ऐसी नर्व्स जो कहाँ पे जा रही है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में
में जा रही है। इंटरनल ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स बॉडी के अंदर है, जो अपनी एक्टिविटी 24 आवर्स चालू रखते हैं, उनको हम रोक नहीं सकते, उन तक जो नर्व्स जा रही है वो नर्व्स आ जाती है हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। आई होप इट इज क्लियर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब नर्व्स। अब ये नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से तो निकल रही है, लेकिन अगर वो इंटरनल ऑर्गन्स में जा रही है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम उनको कहेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे हार्ट का पंपिंग, किडनी का प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यूरिनरी ब्लैडर है ना, अपने आप आपको सेंसेशन होएगा यूरिनेशन का, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। सो दिस इज अंडर योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये समझ गया तो ये खुद ही बता सकते हो आप। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे वॉकिंग, मैं सोच रही हूँ, मैं ऑर्डर दे रही हूँ कि मुझे इधर चलना है, तो ही मैं चल रही हूँ, यानी मेरे मर्जी के हिसाब से हो रहा है। डांसिंग, राइटिंग, जो मेरे मर्जी के हिसाब से हो रहा है वो हो जाएगा आपका वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। और जिसमें मेरी मर्जी नहीं है, जो अपने आप ऑटोमेटिक होता है, वो हो जाएगा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो बस बेटा इतना हमको ये वाला जो टॉपिक है वो इतना ही देखना था, इंट्रोडक्शन ही देखना था। अब ब्रेन क्या है, ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये पूरा हमको डीप में अभी आगे में देखना है। तो आप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखेंगे कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे सारा चीज़ें उसमें होती है, यही हमको डीप में अच्छे से देखना है। बाकी सारी चीज़ें इतनी ही देखनी है। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो इस चीज़ का, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ प्रॉपर पैराग्राफ में अच्छे ब्रॉड नोट्स, ब्रीफ नोट्स बनाने हैं पूरे सेंटेंसेस के साथ। ओके, सो अभी हम देखेंगे ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। ब्रेन कैसे होता है, क्या क्या ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या फंक्शंस है, वो फंक्शंस तो हम पहले ही देख चुके हैं। अभी हम डीप स्टडी करेंगे ब्रेन की। ओके, लेकिन उसके पहले आप एक बार फिर से अटेंडेंस लगा दो बेटा कमेंट बॉक्स में जाके, और कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो वो भी आप वहाँ पे बता सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ब्रेन। सो ब्रेन हमको पता है, ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम अलॉन्ग विथ स्पाइनल कॉर्ड। हमको ब्रेन का अच्छे से स्ट्रक्चर देखना है। तो ये है सबसे पहले ब्रेन का डायग्राम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, अपने कॉपीज में बनाना है डायग्राम, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन का जो डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में है वो डायग्राम सब अच्छे से आपके कॉपी में डायग्राम बना के चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि वो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपको रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम दे देगा और वहाँ पे ऐसे एरो करके छोड़ देगा कि बताओ वो कौन सा न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है क्या, मोटर न्यूरॉन है क्या, रिले न्यूरॉन है क्या, फिर मसल पे एरो देगा, छोड़ देगा, तो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ की इफेक्टर मसल, है ना। तो डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस होने चाहिए। या फिर रिफ्लेक्स एक्शन पे क्वेश्चन आया है, रिफ्लेक्स एक्ट पे क्वेश्चन आया तो भी आपको डायग्राम आना चाहिए। वैसे ही ब्रेन पे क्वेश्चन आता है तो हमको ब्रेन का डायग्राम आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन का डायग्राम। बहुत अच्छे से सबको प्रैक्टिस कर लेनी है, अपने कॉपीज में ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये ब्रेन का डायग्राम है। बेसिकली ब्रेन को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, देखो फोर ब्रेन है, जो फ्रंट वाला पार्ट है, जो सामने वाला पार्ट होता है फ्रंट पार्ट, दैट इज योर फोर ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन, उसमें बेसिकली आ जाता है हमारा सेरेब्रम। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फोल्डिंग्स, ये पूरे फोल्डिंग्स, ये फोल्डिंग्स पूरे, ये वाले फोल्डिंग्स, ये है हमारा सेरेब्रम, ये है हमारा सेरेब्रम। ओके, तो फोर ब्रेन में बेसिकली आ जाता है सेरेब्रम। फिर ये जो सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, सेंटर वाला पार्ट, ये हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हम आगे, मिड ब्रेन को और आगे में डिवाइड नहीं किया है। ओके, ये हमारा मिड ब्रेन। और फिर आ जाता है हमारा हाइंड ब्रेन, जो थर्ड पार्ट है वो है हाइंड ब्रेन। थर्ड पार्ट है हाइंड ब्रेन, यानी जो नीचे में है, नीचे में जो है दैट इज योर हाइंड ब्रेन। अब इसमें आ जाता है पॉन्स, ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, दैट इज योर पॉन्स। ओके, पॉन्स, उसके नीचे में ऐसा पिरामिड जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है हमारा मेड्यूला। ये क्या है, ये है मेड्यूला। और ये जो फैन शेप दिख रहा है ना आपको, ये पूरा फैन शेप, ये फैन शेप या ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है आपका सेरेबेलम, वो है आपका सेरेबेलम। कंफ्यूज नहीं होना, ये
बड़ा वाला पार्ट, सबसे बड़ा वाला पार्ट सेरेब्रम, जहाँ पे फोल्डिंग्स आपको दिख रही है, ये फैन वाला पार्ट सेरेबेलम। सेरेब्रम आ जाता है फोर ब्रेन में, सेरेबेलम आ जाता है हाइंड ब्रेन में। तो ये तीनों चीजें मिला के पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम मिला के बेटा हमारा बनता है हाइंड ब्रेन। क्या बनता है? हाइंड ब्रेन। तीन पार्ट है, ये वाला पॉन्स, ये वाला मेडुला और ये सेरेबेलम। ये सेरेबेलम, ये तीन चीज मिला के बना हमारा हाइंड ब्रेन, ठीक है। और हाइपोथैलेमस, ये जो दिख रहा है ये वाला चीज हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे को नर्वस सिस्टम से उतना लेना देना नहीं है इनका, ये हमको ज्यादा काम आएगा कहाँ पे? हार्मोनल सिस्टम में, ठीक है। तो जब हार्मोनल सिस्टम में हम जाएंगे, हार्मोन्स में हम जाएंगे, हार्मोनल कंट्रोल में हम जाएंगे, तब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इनको छोड़ दो, बस ये भी स्ट्रक्चर होते हैं बोन में, ठीक है। बोन में बोल रही हूँ, ब्रेन में, ये भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्रेनियम, क्रेनियम यानी हमारा स्कल, हमारी खोपड़ी। अभी ब्रेन इतना इम्पॉर्टेंट है ना, ब्रेन इज ऑफ सच इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी में, ब्रेन के बिना कुछ नहीं हो सकता, ब्रेन से ऑर्डर नहीं आएगा तो कुछ ही नहीं होगा। तो इतना डेलिकेट ऑर्गन है बेटा, और किसी ने धक्का दिया हमको, हम दीवार से टकराए और ब्रेन को डैमेज हो गया, सोचो फिर वो इंसान की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसीलिए नेचर ने हमारी बॉडी को भी बहुत अच्छे से सोच समझ कर डिज़ाइन किया है। हमारे बॉडी को डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि जो इम्पोर्टेंट डेलिकेट ऑर्गन है उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाए। तो हमारा ब्रेन भी हमारे स्कल के अंदर में है, वो स्कल को, खोपड़ी को देखा होगा ना आपने, स्केलेटन में जो ऊपर में होता है स्कल, उसको ही कहते हैं बेटा क्रेनियम, उसको ही कहते हैं क्रेनियम। अभी याद करो, ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स को क्या कह रहे थे हम? क्रेनियल नर्व्स। बाय फ्रॉम हियर दैट वर्ड कम्स, क्रेनियम से आया क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। तो क्रेनियम क्या है? स्कल है, खोपड़ी है जिसके अंदर में ब्रेन प्रेजेंट होता है ना, हर जगह पे होता है, सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन, जैसे हार्ट है तो वो भी हमारा रिब केज जो है, रिब केज जो हड्डियों का ढांचा है उसमें वो प्रोटेक्टेड है अच्छे से, ठीक है। तो वैसे ब्रेन पे हमारा क्रेनियम में प्रोटेक्टेड होता है। और बेटा ध्यान रखेंगे कि इसके ब्रेन के अंदर में ये जो है क्रेनियम है ना, इधर में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, यहाँ पे हर जगह में ना एक फ्लूइड भरा हुआ होगा। फ्लूइड मतलब क्या? फ्लूइड मतलब लिक्विड, एक लिक्विड भरा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है, क्रेनियम में। और ब्रेन के बीच में लिक्विड बना हुआ होता है ताकि झटका भी लगे। और ये ब्रेन हड्डी से किसकी बनी हुई है? क्रेनियम बोन का बना हुआ है, और ये ब्रेन जाके हड्डी से, बोन से टकरा गया तो उसको नुकसान पहुंचेगा ना, इसीलिए यहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से ब्रेन जो है ना थोड़ा सा फ्लोट होता हुआ रहता है क्रेनियम में। समझ लो, सिंपल एक डायग्राम की मदद से बता रही हूँ। ये हमारा स्कल है, समझ लो स्कल है बोन का बना हुआ, और अंदर में ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। इतना गैप नहीं होता, लेकिन आपके समझने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, आपके समझने के लिए बता रही हूँ। तो ये स्कल के बीच में और ब्रेन के बीच में यहाँ पे पूरा फ्लूइड भरा हुआ रहेगा। बहुत कम जगह होती है, इतनी बड़ी जगह नहीं होती है, आपके समझने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ होता है, वो फ्लूइड को हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्यों भरा हुआ होता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि झटका लगा और ब्रेन टकरा गया, है ना, शॉक लगा और ब्रेन टकरा गया स्कल से तो नुकसान पहुंचेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF उस फ्लूइड का नाम है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है। किसके बीच में? स्कल के बीच में और ब्रेन के बीच में, ओके। सो ये मैंने तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया था। सो ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये प्रेजेंट होता है हमारा ब्रेन और स्कल के बीच में, ठीक है। तो वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है और क्रेनियम भी ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज, ठीक है। फिर हम बताएंगे कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करना है वो बता रही हूँ। फिर बताओ कि उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया रहता है कि वाई डू यू थिंक दैट इट इज़ लाइक दैट, आपको क्या लगता है, या एक्टिविटी बेस्ड दिया हुआ रहता है कि ऐसा हुआ तो क्या होगा। उस तरीके से नोट्स हमको प्रिपेयर नहीं करने हैं, क्वेश्चन हमको हटाने हैं, वहाँ पे प्रॉपर सेंटेंसेस लगाने हैं कि
द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आपका सेरेब्रम आ जाता है मेनली, मिड ब्रेन को फर्दर डिवाइड नहीं किया गया है, और हाइंड ब्रेन में क्या आता है, पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम। ओके, अब आगे में क्या होगा, ये सेरेबेलम ही कंटिन्यू होता है, सेरेबेलम कंटिन्यू होता है और क्या बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है। जैसे ब्रेन किसके अंदर प्रोटेक्टेड है, क्रेनियम के अंदर में, स्कल के अंदर में प्रोटेक्टेड है, वैसे ही हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे वर्टिब्रल, मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन इसे पूरी स्पाइनल कॉर्ड रहेंगी, यानी ब्रेन ही जो है ना, ब्रेन ही आगे में कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड के जैसे में। ठीक है, ब्रेन आगे में कंटिन्यू होगा स्पाइनल कॉर्ड के जैसे में। इसके ऊपर में स्पाइनल कॉर्ड, अंदर में स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे क्या है, हमारे नर्व्स है, ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है तो न्यूरॉन्स होंगे, लेकिन उसको भी तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो वो भी किसमें प्रोटेक्टेड रहती है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी हम जिसको कहते हैं, जो हमारे बैक में जो सेंटर में ऐसा बोनी स्ट्रक्चर है ना, बोन का बना हुआ स्ट्रक्चर जो है ऐसा है ना, बोन का बना हुआ ऐसा स्ट्रक्चर है बैक में, वो बोन है, वो बोन के अंदर में होती है स्पाइनल कॉर्ड। और अगेन स्पाइनल कॉर्ड और वो जो वर्टिब्रल कॉलम मतलब क्या, जो बोन है उसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। जैसे इस बोन को क्रेनियम बोलते हैं, वैसे उस बोन को वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, उसके अंदर में स्पाइनल कॉर्ड है, और उन दोनों के बीच में भी CSF भरा हुआ होता है। ठीक है, ये जो बोन है, ये बोन है, ऐसी बोन है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसके बीच में भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, तो ये उतना काम का नहीं है क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन ब्रेन हमारे टेक्स्ट बुक में पूरा दिया हुआ है, तो हम ब्रेन को अच्छे से करेंगे। इतना समझ लो, ये जो ब्रेन है यहाँ पे हाइंड ब्रेन, उसी में से आगे क्या कंटिन्यू होगी, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, उसके ऊपर में बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसको आप कहते हो। ओके, तो ये पार्ट समझ में आ गया। अभी हमको हर एक पार्ट का फंक्शन देखना है, हर एक पार्ट का प्रॉपर फंक्शन देखना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं सेरेब्रम, क्योंकि सेरेब्रम ही सबसे बड़ा पार्ट है। डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत बार बता रही हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी चीज़ें आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनेंगे, पूछ लेगा डायरेक्टली। बैलेंस, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस मेंटेन करने के लिए, तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरेबेलम। ठीक है, दिस पार्ट, सो दिस ऑल फंक्शंस शुड बी बाय हार्ट, आपको बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं, नींद में से भी उठाया तो भी बोलते आना चाहिए। ठीक है, ये फंक्शंस आपको बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं, स्ट्रक्चर भी बाय हार्ट लर्न कर लेना है। डिवाइड करो, ब्रेन पे बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो प्रॉपर नोट्स बनाओ और मेरे को भेजो। और फंक्शंस मैं फिर से बता रही हूँ, जिस तरीके से मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ वैसे आपको लिखना नहीं है, यू हैव टू राइट प्रॉपरली, यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स बाय यूजिंग फुल करेक्ट सेंटेंसेस। ओके, दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट सो दैट आई कैन सेव टाइम एंड स्पेस। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसा शॉर्ट में लिखती हूँ। चलो देखते हैं अभी सबसे पहले सेरेब्रम का क्या फंक्शन है। ये थिंकिंग पार्ट है, हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा थिंक करने वाला काम है ना, वो कौन करता है, सेरेब्रम। हमारे ब्रेन में अलग अलग सेंटर्स होते हैं, ब्रेन में हमारे बॉडी के बहुत सारे अलग अलग काम है ना, और सारे काम, सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है, तो ब्रेन में एक ही जगह पे जाएंगे क्या, नहीं, हर एक फंक्शन के लिए, हर एक काम के लिए ब्रेन में अलग अलग सेंटर्स होते हैं, तो हमको अभी वही देखना है कि किसका सेंटर कहाँ पे है। तो थिंकिंग पार्ट कहाँ पे है, सेरेब्रम में कहीं पे तो भी थिंकिंग पार्ट है। ठीक है, लर्निंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लर्निंग भी जब हम करते हैं तो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट काम में होता है, सेरेब्रम। जब हम रीजन देते हैं किसी चीज़ के लिए तो भी वहाँ पे कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, सेरेब्रम। मेमोरी यानी स्टोर करके रखना, हमने ये चीज़ पढ़ी, हमने लर्न किया, मेमोराइज होके हमारे दिमाग में, दोबारा जब ये चैप्टर खोलेंगे तो क्विकली लर्न हो जाएगा, क्विकली याद आ जाएगा, हमको फिर से वहाँ पे उतने एफर्ट्स लेने नहीं पड़ेंगे। क्यों कि सेरेब्रम ने ये सब चीज़ें स्टोर करके रख दी है, उसके पास में मेमोरी है, मेमोरी वाला पार्ट है, उसने स्टोर करके रखा है। थॉट्स, हमारे दिमाग में जो ख्याल आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेरेब्रम। एक्शंस, हम जो एक्शन शो कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं, बट व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट्स बेटा,
मूवमेंट्स विच आर वॉलंटरी। अभी बताओ वॉलंटरी मतलब, इतने बार बताया वॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, दौड़ना, भागना, कूदना, गाना गाना, डांस करना, चिल्लाना, these all are voluntary actions, movements। कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरेब्रम। देखो सम एरिया स्टोर इंफॉर्मेशन, सेरेब्रम के कुछ एरियाज इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। सेंसरी एरिया कैसे समझोगे, कैसे समझोगे आप? ये सेरेब्रम है ना, इसमें एक एरिया होगा सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया सेंसेशन और फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमको कैसी फीलिंग आ रही है, किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? देखो सेंसेशन, बॉडी के सारे सेंस ऑर्गन इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं ब्रेन के पास। ब्रेन में भी कौन से एरिया में जाएंगे? सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया कहाँ है? सेरेब्रम में। ये सेंसरी एरिया है, मतलब नोज से, माउथ से, स्किन से, ये सेंस ऑर्गन है ना, यहाँ पे न्यूरॉन्स होंगे, यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे। ये इंफॉर्मेशन हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन के पास लेके जाता है। ब्रेन में भी कहाँ पे? सेंसरी एरिया में। फिर ब्रेन क्या करेगा? एनालाइज करेगा, सोचेगा अरे ऐसा है, पहले भी ऐसा हुआ था, ठीक है। वो जब एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा, तब वो बोलेगा कि हॉट है, गर्म है, तब हमको फील होगा कि हमको सेंसेशन आएगा। हमको सेंसेशन कैसा आएगा? हॉटनेस का सेंसेशन आएगा इफ हमने गर्म पानी में हाथ डाला है तो। ओके, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? सेंसरी एरियाज, मतलब सारे सेंस ऑर्गन से नर्व्स, न्यूरॉन्स कहाँ पे जा रहे हैं? सेंसरी एरिया में जा रहे हैं, मतलब ब्रेन में जा रहे हैं, इतना तो पता ही है, इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जानी है। लेकिन इधर जाएंगे, कहीं जाएंगे क्या? नो, इट विल गो पर्टिकुलर टू द सेंसरी एरिया। फिर हमने बोला कि ब्रेन एडवाइस करेगा, ब्रेन एडवाइस नहीं करेगा, एक्चुअली ब्रेन ऑर्डर देगा कि अभी हाथ हटाना है बाबा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। कौन लेके आएगा ये इन्फॉर्मेशन? मोटर न्यूरॉन लेके आएंगे। कहाँ तक लेके आएंगे? इफेक्टर तक लेके आएंगे, है ना, यानी मसल्स तक। इंस्ट्रक्शंस टू मसल्स, उसके लिए जो एरिया रिस्पॉन्सिबल है वो है मोटर एरिया। तो जैसा सेंसरी एरिया है वैसे ही यहाँ पे कहीं पे एक मोटर एरिया होगा जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? वो इंस्ट्रक्शन भेजेगा मसल्स को कि अभी हाथ हटाना है, मसल को मूव करना है, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे सेरेब्रम के फंक्शन। ये सारे किसके फंक्शंस हो गए? सेरेब्रम के फंक्शन, विच इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन। फंक्शंस बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, फिर से बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रक्चर, पार्ट्स, डिस्क्रिप्शन, पूरा उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, पॉइंट, फोरब्रेन में क्या आता है, सब कुछ, क्रेनियम, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन का स्ट्रक्चर, सब अच्छे से कर लेना है, क्योंकि अकेला 5 मार्क के लिए भी वही आ सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? व्हाट कैन आई से, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी वो चीज़ आ सकती है ज़्यादा मार्क्स के लिए। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और फंक्शंस तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम मिड ब्रेन की ओर। मिड ब्रेन इन्वॉल्व होता है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, अभी मेरे को फिर से रिफ्लेक्स मूवमेंट बताने की जरूरत है क्या? जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, क्विक हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियस एक्शन है, ऑटोमेटिक एक्शन है, इनवॉलंटरी एक्शन है। एक तरीके से इनवॉलंटरी नहीं बोल सकते, बट कैसे? क्विक है एकदम, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, थिंकिंग, और ब्रेन या थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है इन द सेंस वो फीड है ऑलरेडी मिड ब्रेन में, ठीक है। मतलब वो वैसा होगा ही, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, मतलब हम खड़े हैं, है ना, सामने से हमको बहुत जोर से बॉल आती दिखाई दे रही है और हमको लग रहा है कि हमारे हेड को हिट करने वाली है, तो हम हेड अपना मूव कर लेंगे, यानी रिफ्लेक्स में हुआ ना वो एकदम फटाक से क्विकली वो हुआ। वैसे रिफ्लेक्स आई मसल, जैसे ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, आई मसल्स, यानी मैंने देखो एक एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पे आपको बोला भी था कि कोई रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस आर कैरीड आउट बाय स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है रिफ्लेक्स एक्शन में, हमने देखा है, नो थिंकिंग इज देयर, ऑटोमेटिक एक्शंस है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं ना जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी बेटा। अगर रिफ्लेक्स मूवमेंट हेड का है या नेक का है या आई के मसल्स का है ना, तो वहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ब्रेन भी कौन सा? मिड ब्रेन। अदरवाइज सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन में कौन इन्वॉल्व है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन में, जैसे गर्म पानी में हाथ डाला, निकाल लिया, स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है रिफ्लेक्स एक्शन में, उसमें भी कौन सा? मिड ब्रेन। जैसे आई मसल्स प्यूपिल के साइज को चेंज करेंगे, ज़्यादा लाइट आ रही है, साइज कम, लाइट कम हो गई, साइज बढ़ गया,
रिफ्लेक्स एक्शन है, मिड ब्रेन इन्वॉल्व है। ओके, नेक्स्ट हैंड ब्रेन, नीचे में जो होता है इसके 3 पार्ट है, पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम। पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम। पॉन्स का क्या फंक्शन है? पॉन्स इन्वॉल्व विथ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग। ओके, सेरेबेलम पोस्चर एंड बैलेंस। बहुत अच्छे से याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। विच ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग बैलेंस? आंसर शुड बी व्हाट? सेरेबेलम। आंसर शुड बी सेरेबेलम। फंक्शन बहुत अच्छे से इन्वॉल्व कर देने हैं। वेयर इज द मेमोरी सेंटर और मेमोरी पार्ट इन अवर बॉडी? ठीक है, मेमोरी एरिया इन अवर बॉडी और इन अवर ब्रेन। सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी सेरेब्रम, है ना, मेमोरी के लिए वहाँ पे है। तो ये सारे अच्छे से याद कर लेंगे। पोस्चर, पोस्चर मतलब क्या? पोस्चर मतलब हम किस तरीके से खड़े हैं, झुके हुए हैं या स्ट्रेट खड़े हुए हैं, दैट विल कम अंडर योर पोस्चर। उसको हम बोलते हैं पोस्चर। कैसे खड़े हैं, किस तरीके से हम हैंड का मूवमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। बैलेंस मतलब प्रॉपरली खड़े हो पा रहे हैं कि नहीं, है ना। एक नैरो, अगर इस पे हमको चलने के लिए बोल दिया तो बैलेंस करना जरूरी है। तो जब आप एक नैरो से नैरो वॉल पे अगर चल रहे हो तो वहाँ पे बैलेंस आप कर रहे हो, तो आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है? सेरेबेलम वहाँ पे इन्वॉल्व है। फिर आता है हमारा ये मेडुला, फिर आता है मेड्यूला। मेड्यूला में इनवॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस की बात करोगे तो सेरेब्रम, इनवॉलंटरी एक्शंस की बात करोगे तो मेड्यूला। मेड्यूला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलंटरी। अगेन इनवॉलंटरी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट अपने आप अपने हिसाब से बीट कर रहा है ना, अपने हिसाब से, मतलब जो फिक्स्ड उसका है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ब्लड प्रेशर अपने आप मेंटेन हो रहा है। पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मतलब बेटा जो हमारे स्टमक का, या आप कह सकते हो एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ से जो चालू होता है पूरा, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा हमारा आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल में। तो फूड हम लेते हैं तो फूड आगे पुश फॉरवर्ड होता है ना, तो उसमें ऐसा देखो, उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का मूवमेंट होता है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नीचे रिलैक्स हुआ, तो ये फूड ऐसे नीचे पुश फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, फिर उसके नीचे में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलते रहता है फूड का, मसल्स का, और फूड जो है वो आगे पुश फॉरवर्ड होता है। उस मूवमेंट को कहते हैं बेटा पेरिस्टाल्सिस। उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। मसल्स ही है ना हमारे स्टमक, हमारा जो फूड पाइप है, ईसोफेगस, वो सब मसल है। तो वहाँ पे खाना अपने आप आगे नहीं जाएगा, वो मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से फूड आगे आगे सरकता है। उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। ओके, एंड सेंटर फॉर स्नीजिंग, वोमिटिंग, इनवॉलंटरी एक्शन है ना, हमारे कंट्रोल में है क्या? स्नीजिंग, वोमिटिंग, नो। सो इसका भी सेंटर कहाँ पे है? मेडुला में। यानी आप छींक रहे हो तो आपका मेडुला वाला पार्ट उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा ब्रेन का फंक्शंस, उसके अलग अलग पार्ट और सारे के सारे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ब्रेन के सारे पार्ट, उसका डायग्राम एंड उसके फंक्शंस। ठीक है बेटा, तो पूरा स्ट्रक्चर और पूरा फंक्शन सब अच्छे से नोट्स बना के प्रिपेयर करके लर्न कर लेना है। आई होप आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर, पार्ट्स और फंक्शन पूरे समझ में आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है, ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम देख रहे थे, उसमें से नर्वस सिस्टम वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। इसका दूसरा वाला पार्ट है हार्मोनल सिस्टम, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हार्मोनल सिस्टम। लेकिन उसके पहले आपको ये पूरा प्रिपेयर कर लेना है, और उसके भी पहले अभी आप अपनी अटेंडेंस लगा दो एक और बार, कमेंट सेक्शन में जाके अटेंडेंस लगा दो। ओके, तो ये पूरा आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आज हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि मसल्स किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है और मूवमेंट वो लेकर के आ रही है। फिर हमने देखा नर्वस सिस्टम, उसके पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, है ना। सेंट्रल में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसमें से ब्रेन हमने डीप में पूरा पढ़ा है, पूरी डायग्राम नोट्स के साथ आपको प्रिपेयर करना है। ओके, फिर हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखा किस तरीके से होता है, देखे इन द सेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो भी हो सके तो आप नोट्स में ऐड कर लो। उसके बाद में हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स, न्यूरॉन्स, वो आ जाते हैं, न्यूरॉन्स खाली आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। उसमें भी जो
इंटरनल ऑर्गन्स पे जा रहे हैं, स्टमक पे जो न्यूरॉन्स जा रहे हैं, हार्ट पे जो न्यूरॉन्स जा रहे हैं, ऐसे सब आ जाएंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम में कौन से आ जाएंगे, जहाँ पे वॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं, वॉकिंग ऐसा वगैरह वो सारी चीज़ें। ओके, तो ये पूरा हमने देखा है। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल। और एक चीज़ बेटा, जो हम नर्वस सिस्टम देख रहे हो, देखो इसके एक्शंस कैसे हैं। 1 मिनट लगता है कि इतने सारे हमने एक्शंस अभी देखे, किस तरीके से नर्वस सिस्टम एक्शन शो कर रहा है या मूवमेंट शो कर रहा है। अब आपको क्या लगता है इसमें से कितना टाइम लगता होगा बेटा ये मूवमेंट शो करने में? सम सेकेंड्स, है ना। जो भी हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमने दिमाग सोच रहा है चलूँ या नहीं चलूँ, चलूँ या नहीं चलूँ, ऐसा होता क्या 5-10 मिनट तक? नहीं, हमको वहाँ से जाके पानी की बोतल उठानी है, दिमाग ने बोला चलो, तो हमने चलना चालू किया, यानी सेकेंड्स में होते हैं सारे एक्शन। नर्वस सिस्टम के जो भी एक्शंस आ रहे हैं बहुत क्विक होते हैं, सेकेंड्स में आते हैं। और ज़्यादा समय के लिए चलते हैं क्या? नहीं, शॉर्ट समय के लिए होते हैं ना। जो काम करना है, वॉक करना है, वॉक किया, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन शॉर्ट समय के लिए होता है, लेकिन क्विक होते हैं, एकदम फास्ट वो एक्शन आ रहे हैं, सेकेंड्स में वो एक्शन आ रहे हैं। ओके, आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, वो हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। इसके आंसर भी आपको ऐड करने हैं अपने नोट्स में। विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग? रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है? वॉकिंग रिफ्लेक्स एक्शन है क्या? नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन एकदम क्विक होते हैं, थिंकिंग उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है। लेकिन वॉकिंग ऑटोमेटिक है क्या? थिंकिंग उसमें इन्वॉल्व है क्या? नहीं, जब ब्रेन ऑर्डर देगा तभी हम वॉक करेंगे, ठीक है। वॉट हैपन्स एट द सिनैप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स? सिनैप्स मैंने बताया था क्या है, माइक्रोस्कोपिक गैप है 2 न्यूरॉन्स के बीच में। क्या होता है वहाँ पे? 2 न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन बैठ रहा है। कैसे? पहला न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्ट तो नहीं जुड़ा है, ऐसे कितने सारे न्यूरॉन्स हैं सेंसरी और ब्रेन के बीच में, ब्रेन और इफेक्टर के बीच में। तो ये न्यूरॉन आपस में कैसे संपर्क बनाएंगे? सिनैप्स के थ्रू। वो जो गैप है वहाँ पे पहला न्यूरॉन का नर्व एंडिंग केमिकल्स रिलीज करता है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो दूसरे न्यूरॉन को इम्पल्स के जैसे में काम करते हैं और फिर दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स आगे में बढ़ता है, ठीक है। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती? अगरबत्ती का स्मेल हम कैसे पता करते हैं? हमारे नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो क्या करते हैं, स्मेल को पहचानते हैं। तो उसके वजह से वो स्मेल रिसेप्टर ने उठाया, ठीक है, नाक में जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है उसने वो स्मेल पिक की, फिर वो गई न्यूरॉन के पास में, न्यूरॉन से कहाँ गई, ब्रेन के पास में, फिर ब्रेन ने उस पर थिंक किया, जो पहले मेमोरी स्टोर्ड थी उससे उसने कंपेयर किया, अरे ऐसी स्मेल तो अगरबत्ती की थी, ऐसा इस समय पे हुआ था, हम पहले भी ये स्मेल सुन चुके हैं, है ना। ये सारा ब्रेन पूरा कंपेयर करता है, उसके पास जो डेटा है, मेमोरी है ना, उसके पास स्टोर है ना इंफॉर्मेशन, उससे कंपेयर करेगा और बोलेगा कि नहीं नहीं ये मोगरा अगरबत्ती की स्मेल है, क्योंकि पहले आपने वैसे सूंघी थी एक्चुअली स्मेल की थी। ओके, तो इस तरीके से स्मेल डिटेक्ट होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? आप बताओ क्या रोल है ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में? मिड ब्रेन है रिफ्लेक्स एक्शन में जुड़ा हुआ, जैसे कि हेड और नेक और आई मसल्स वगैरह। अदरवाइज ब्रेन ज़्यादा रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में ज़्यादातर इन्वॉल्व कौन होती है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन ही ये है कि क्या, रिफ्लेक्स एक्शन, और दूसरा क्या, ब्रेन से आने वाले न्यूरॉन्स पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे ना, तो वो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये उसका फंक्शन है। और आपके ब्रेन के भी कुछ 4-5 फंक्शंस हमको आपके एस-चान में दिए हुए हैं, वो वही फंक्शंस है जो हमने पूरे लेक्चर के थ्रू में कवर किए हैं, वो पॉइंट वाइज आपको दिए, तो वो भी आप फंक्शंस ऑफ ब्रेन, इतना पूरा होने के बाद में फंक्शंस ऑफ ब्रेन करके वो 4-5 पॉइंट्स आपको ऐड कर लेने हैं। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपको पूरा प्रिपेयर कर लेना है अपना टॉपिक। आई होप आपको आज का पूरा समझ में आया। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।